हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। फुल डिटेल्ड एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी। ये एक पोम है और ये पोम के राइटर का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने ये पोम तब लिखी थी जब एक बार ये अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ, इसको डार्थी पढ़ेंगे तो लिख देती हूँ, तो इसको हम लोग डार्थी पढ़ते हैं। तो डार्थी अपनी सिस्टर और वर्ड्सवर्थ के साथ दोनों एक साथ गए थे अप्रैल 15, 1802 को। जब उन्होंने देखा कि किसी लेक के बैंक के साइड बहुत सारे डैफोडिल्स हैं, ठीक है ना, बहुत लार्ज नंबर डैफोडिल्स, बहुत सारे मतलब एंडलेस, जहां तक आग जा रही उससे ज्यादा इनफाइनाइट डैफोडिल्स उन्होंने देखे थे। तो इसी समय इन्होंने एक पोम लिख दी। एक्चुअली इस पोम का नाम आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड इसलिए पढ़ा क्योंकि जब ये डिप्रेस्ड फील कर रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ, व्हेन ही वाज फीलिंग लो, तब उन्होंने पोम लिखी थी। क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल बैकग्राउंड था ना इस पोम का, वो याद करते ही इनको बहुत ही अच्छा फील होता था। तो देखते हैं उनको कैसे अच्छा फील होता था। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं स्टैंजा 1 पर। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो यहाँ पे एज अ क्लाउड है, मतलब क्या हो गया कि ये एक सिमिली है। That floats on high over vales and hills. Float से क्या पता चला कि ये एक मेटाफर है। अब इसकी मीनिंग क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो एक जैसे स्काई में एक सिंगल क्लाउड थे जो अकेले एमलेसली, मतलब कोई उनके पास डायरेक्शन नहीं है, बस वो चल रहे हैं एकदम अकेले। जो हाई इसको ओवर पढ़ना है, ठीक है, इसको ओवर पढ़ना है। वेल्स मतलब वैलीज और हिल्स, ये होती हैं हिल्स और ये होती है वैली। तो वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहे थे, फ्लोट मतलब मूव कर रहे थे, इस वजह से इसको मेटाफर कह दिया गया है। When all at once I saw a crowd. जब उन्होंने अचानक से एक क्राउड देखा। अब क्राउड किसको कह रहे हैं? डैफोडिल्स को क्राउड कह रहे हैं। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। होस्ट क्या मतलब है? होस्ट यहाँ पे होस्ट के कई मीनिंग्स है। होस्ट मतलब जैसे मीटिंग्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसके होस्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे होस्ट का मतलब है एक कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन की तरह ही काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि ये एक इमेजरी है। और गोल्डन डैफोडिल्स, इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये इमेजरी है, क्योंकि गोल्डन डैफोडिल्स आंख से देखी हुई एक चीज है। तो ये विजन इमेजरी हो गई, जहाँ पे इन्होंने देखा कि डैफोडिल्स गोल्डन है। डिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। तो अब लोकेशन पता चल गई उन फ्लावर्स की ना, डैफोडिल्स की लोकेशन पता चल गई। क्या लोकेशन है? लेक के बगल में यहाँ पर और ट्रीज के नीचे, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर होंगे गोल्डन डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। तो ब्रीज क्या होती है? ब्रीज एक सॉफ्ट विंड होती है। और फ्लटरिंग एंड डांसिंग, यहाँ आ गए वर्ड्स। फ्लटर और डांस कौन करता है? ह्यूमंस। तो ह्यूमंस जब यहाँ पे ह्यूमन से कंपेयर किया गया है, इसलिए दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन। हर एक लाइन बहुत यूनिक है, हर एक लाइन में अलग फिगर ऑफ स्पीच है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। लाइन नंबर 3 में जहाँ पे क्राउड बोला गया है, क्राउड को हम एक हाइपरबली भी बोल सकते हैं। हाइपरबली सुना है ना आपने? हाइपरबली मतलब एग्जैगरेशन, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो क्राउड जैसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन डैफोडिल्स इतने बड़े तो नहीं होंगे कि क्राउड में हो वो इतने सारे। उन्होंने बस बढ़ा चढ़ा के बोला कि खूब सारे डैफोडिल्स तो उन्होंने देखे थे। और इस लाइन में बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज,
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर B और B दो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे एलिटरेशन। तो स्टैंजा 1 खत्म। अब आपको स्टैंजा 1 की कोई भी चिंता नहीं करनी है। अब नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way। अब ये जो डैफोडिल्स है उनको किससे कंपेयर किया गया, पहले किससे कंपेयर किया गया था, ह्यूमन से। यहाँ पे ह्यूमन से कंपेयर किया गया था, क्राउड था उससे कंपेयर किया गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिख रहा है कि इनको स्टार्स से कंपेयर किया गया है। शाइन ब्राइटली, बहुत जोर से शाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से एज आ गया, इसलिए सिमिली हो गई। कंटिन्यूअस एकदम स्टार्स की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, एंडलेस है। कभी आप स्टार्स काउंट कर पाए, नहीं कर पाए, इसलिए डैफोडिल्स को भी काउंट नहीं किया जा सकता, ये इनफाइनाइट है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, तो दो टर्म्स आ गए, ट्विंकल एंड मिल्की वे। तो दूसरी लाइन यहाँ पर एक इमेजरी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो डैफोडिल्स हैं वो एकदम स्टार्स की तरह ट्विंकल कर रहे हैं मिल्की वे पर, तो इसलिए एक इमेजरी है। They stretched in never ending line। नेवर एंडिंग लाइन मतलब कहने का क्या है कि इनफाइनाइट है, तो इस लाइन में कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिए। नेवर एंडिंग लाइन ना ही कोई हाइपरबोली है ना ही कोई इमेजरी है, तो इस बात का ध्यान रखिए। Along the margin of a bay, बे क्या है, एक वाटर बॉडी है और इसकी मार्जिन पे खूब सारे डैफोडिल्स हैं। 10,000 saw I at a glance। 10,000 बोलते ही आप समझ गए होंगे कि ये एक हाइपरबोली है। मतलब क्या कह रहे हैं, ये पूरी जो लिखी हुई है मैंने ये चीज जो है पूरा स्टैंजा है, इसका कहने का क्या मतलब है कि डैफोडिल्स को ये और डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर रहा है, उनका डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि कितने डैफोडिल्स उन्होंने देखे। तो यहाँ आ गई स्टैंजा 2 की समरी। ये जो चीज है डिस्क्राइब करती है कि डैफोडिल्स जो थे ना वो और डिटेल में जा रही है और बता रहा है उसका डिस्क्रिप्शन कि कितने डैफोडिल्स थे। तो यहाँ पे देखा है इन्होंने 10,000 एट अ ग्लांस और नेवर एंडिंग लाइन इन्होंने बता दिया, थोड़ा और बता दिया कि ये मार्जिन ऑफ अ बे पे थे और शाइन कर रहे थे स्टार्स की तरह, जस्ट लाइक ट्विंकल कर रहे थे मिल्की वे के अंदर। कितनी सारी चीजें है ना। लास्ट लाइन देख लेते, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। टॉसिंग एंड स्प्राइटली डांस, क्या पता चला, दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन, मतलब ये काम ह्यूमन बीइंग्स भी करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग से इनको कंपेयर कर दिया गया है। बस इतना ही था, स्टैंजा 2 भी खत्म। स्टैंजा 1 की जरा मैं आपको समरी बता देती हूँ। स्टैंजा 1 की समरी ये है कि ये टाइम बता रहा है जब पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप में खुशी से जब वॉन्डर कर रहे थे, इन डैफोडिल्स को देख रहे थे, तो पोएट ने देखा कि वहां पर बहुत सारे डैफोडिल्स थे। मतलब ये एक तरह से इंट्रो था और यहाँ पर ये उन डैफोडिल्स से मिले। अब चलते हैं स्टैंजा 3 पर। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee। सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो वेव्स थी, अब कौन सी वेव्स की बात हो रही है, तो मान लेते हैं यहाँ पे लेक है और यहाँ पे डैफोडिल्स है खूब सारे, ठीक है। अब ये लेक में भी वेव्स होंगी, है ना,
बे कह लीजिए या लेक कह लीजिए, रिवर कह लीजिए, वाटर बॉडी, इसके अंदर वेव्स है, ये भी डांस कर रही थी। पर जो स्पार्कलिंग वेव्स थी, स्पार्कलिंग वेव्स मतलब इसकी स्पार्कलिंग वेव्स, ये जो डैफोडिल्स थे इस तरह से, ये दोनों जो डैफोडिल्स थे वो ऐसे मतलब डांस कर रहे थे, एकदम बहुत ही अच्छी तरह से डांस कर रहे थे। तो लेक के कंपैरिजन में डैफोडिल्स ने अच्छा डांस किया। तो इसलिए कहा गया है कि डैफोडिल्स और वेव्स, जो लेक में वेव्स उठ रही थी, उनके बीच में अगर कंपटीशन किया जाए तो डैफोडिल्स जीत गए। तो इस लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पर दिखेगा आपको पर्सोनिफिकेशन, और दूसरी लाइन में भी पर्सोनिफिकेशन है। A poet could not but be gay। यहाँ पे क्या मतलब है कि जो पोएट है वो कुछ भी ना करे लेकिन तब भी वो खुश रहेगा। गे का मतलब है हैप्पीनेस, जॉय, चीयरफुल। तो वो ये देखकर, ये सुंदर सा नजारा देखकर कितना खुश हो जाएगा। इन सच अ जोकंड कंपनी, जोकंड मतलब हैप्पी कंपनी, हैप्पी कंपनी मतलब एक इतना अच्छा साथ मिला हुआ है उसको उन डैफोडिल्स का कि वो इतने खुश हो गए हैं, उतने चीयरफुल हो गए हैं। I gazed and gazed but little thought what well the show to me had brought। क्या मतलब है? पोएट कह रहे हैं कि मैं देखता गया लेकिन थोड़ा सा दिमाग में आया कि क्या ये जो सुंदर सा नजारा है इससे उन्हें कितना ज्यादा वेल्थ मिला है। वो कहना चाह रहे हैं कि जो पैसा है उससे ज्यादा अच्छा ये नजारा है। वो कहना चाह रहे हैं कि नेचर इज नॉट लेस देन द वेल्थ, वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट आवर नेचर because they always gives us happiness। कहना चाह रहे हैं कि वेल्थ इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये जो नेचर है ना ये सबसे अच्छी चीज है, इसलिए नेचर की कभी बुराई मत करो, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लेसन उन्होंने देने की कोशिश की है। स्टैंजा 3 में स्टैंजा 3 की समरी देखें तो ये दिखाता है डिलाइट मतलब हैप्पीनेस जो पोएट फील करते हैं। उन्होंने फील तो कर लिया हैप्पीनेस, तो पहले स्टैंजा में उन्होंने देखा डैफोडिल्स को कि कितने सारे डैफोडिल्स थे। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने डैफोडिल्स को डिस्क्राइब किया कि वो डैफोडिल्स कितने थे, कहाँ थे और कैसे दिख रहे थे, स्टार्स से कंपैरिजन कर दिया। थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने फील किया हैप्पीनेस को, उन डैफोडिल्स की दी हुई हैप्पीनेस को उन्होंने फील किया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये जो सीन चल रहा था स्टैंजा 3 में उसका इफेक्ट फ्यूचर में क्या आएगा। तो फ्यूचर जो है इनका वो स्टैंजा 4 है। तो चलते हैं स्टैंजा 4 पर। For off when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। थोड़ा तो समझ ही गए होंगे आप लोग। For often when on my couch, couch मतलब सोफा या कोई भी पिलो या फिर कोई कंफर्टेबल कोजी जगह, जब भी पोएट वहां पे बैठते हैं तो उनके दिमाग या तो कभी खाली रहता है या तो कभी बहुत ज्यादा थॉटफुल होता है। कभी कभी बातें एकदम दौड़ती जाती हैं उनके मूड के अंदर, उनके माइंड के अंदर। They flash upon that inward eye। इनवर्ड क्या है? इनवर्ड आई मतलब होता है माइंड। माइंड हमारा इनवर्ड आई होता है। कितना अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है पोएट ने इस लाइन को कि जब भी वो जो सीनरी उन्होंने देखी थी ना, जो सीन्स उनके साथ हुए थे स्टैंजा 3 के अंदर, वहां पे वो क्या हुआ कि जब भी अपने काउच पे लेटते या बैठते हैं तो उनका दिमाग या तो खाली रहता है या थॉटफुल होता है। तब वो जो सीन्स हैं वो उनके इनवर्ड आए यानी कि माइंड में फ्लैश होते हैं एकदम, which
इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब अकेलेपन में खुशी, तो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का टुगेदर जो मीनिंग होगी वो होगी कंप्लीट हैप्पीनेस इन द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। तो इनको अकेलेपन में भी बहुत खुशी होती है जब ये सीन्स इनके दिमाग में आते हैं। तो एक तरह से पता चल गया कि ये एक बहुत बड़े नेचर लवर हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, तब इनका जो हार्ट है वो प्लेजर से भर जाता है, तब उनका हार्ट बहुत खुश हो जाता है, तब वो मतलब बहुत ही अच्छा फील करते हैं। जैसे पहले वो बहुत डिप्रेस रहते थे लेकिन अब वो बहुत खुश रहते हैं। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, जैसे डैफोडिल्स डांस कर रहे थे वैसे उनका हार्ट भी डांस कर रहा था उन डैफोडिल्स के साथ और उनको एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में लेके जा रहा था। स्टैंजा 4 के अंदर थर्ड लाइन एक मेटाफोर है। मेटाफोर क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनवर्ड आई का यूज किया गया है। माइंड को एक दूसरे तरीके से कहा गया है, मतलब माइंड जो था उसको इनवर्ड आई कहा गया है, इनडायरेक्टली बोला गया है, माइंड डायरेक्ट नहीं बोला गया। फिर जो 6th लाइन है वो एक एलिटरेशन है। आप देखेंगे यहाँ पर डांसेस में डी और डैफोडिल्स का डी कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये एक एलिटरेशन हो गया। और ये जो 5th लाइन है इसको हम कहेंगे एक पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे? क्या हुआ कि यहाँ पर जो है इनका जो हार्ट है उन्होंने इसको एक इंसान की तरह ट्रीट किया क्योंकि उसमें प्लेजर फिल हो गया था। स्टैंजा 3 के अंदर मैं एक चीज भूल गई कि यहाँ पर what wealth the show to me had brought, ये एक एलिटरेशन है क्योंकि W और W दो कॉन्सोनेंट साउंड्स यहाँ पर आई हैं। स्टैंजा 4 में कहा गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कि इट डिस्क्राइब्स व्हाट ही गेन फ्रॉम द एक्सपीरियंस। पूरे चैप्टर यानी पूरे 3-4 स्टैंजा जो थे उसमें से जो एक्सपीरियंस इनको मिला है उसको डिस्क्राइब करता है और हाउ द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स के बारे में सोचने से उनका हार्ट प्लेजर से भर जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। तो एक ओवरऑल समरी अगर मैं बताऊं सभी स्टैंजास को जोड़ के, तो एक मॉरल ये आता है कि आपको अपनी नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितना आप उसको रिस्पेक्ट देंगे उतना वो आपकी हेल्प करेगी फ्यूचर में, जैसे पोएट की स्टैंजा 4 में इसने हेल्प की है। पोएट बहुत खुश रहते हैं अकेलेपन में भी, तो कभी भी अपने नेचर की बुराई ना करें और हमेशा खुश रहें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको कौन सी चीज़ के बारे में सोचने से अच्छा फील होता है, जस्ट लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ। Thank you, friends.